असली बीरबल की पहचान जब शहंशाह भी खा गए मात। बात उन दिनों की है जब मुगलिया सल्तनत के परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे थे। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और विद्वानों के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दरबार की रौनक गायब थी। कारण यह था कि शहंशाह के सबसे प्रिय वजीर और मित्र बीरबल किसी गुप्त राजकीय कार्य से राज्य से बाहर गए हुए थे। बीरबल के बिना अकबर को अपना महल सूना लगता था। न कोई चुटीला लतीफा सुनने को मिलता, न किसी कठिन समस्या का तुरंत समाधान। दरबारी भी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश में रहते थे। खासकर वे दरबारी जो बीरबल की विद्वत्ता से जलते थे। वे शहंशाह को यह विश्वास दिलाने में लगे रहते थे कि बीरबल कोई अनोखे नहीं है, बल्कि उनके जैसा बुद्धिमान कोई भी हो सकता है। एक दिन दरबार में मुल्ला दोपियाजा ने कहा, जहां पना बीरबल काबिल है, इसमें शक नहीं, लेकिन खुदा की इस जमीन पर और भी कई जहीन लोग हैं जो बीरबल की जगह ले सकते हैं। अगर आप मौका दें तो हम ऐसे लोग पेश कर सकते हैं जो बीरबल से भी ज्यादा हाजिर जवाब हो। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो भी खुद को बीरबल जैसा बुद्धिमान साबित करेगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा और दरबार में ऊंचा पद दिया जाएगा। इनाम की लालच और शोहरत की चाहत ने पूरे देश के बहरूपियों, विद्वानों और चतुर लोगों को आकर्षित किया। हजारों लोग आए, लेकिन छंटनी के बाद अंत में 10 ऐसे लोग बचे जो हूबहू बीरबल जैसे दिखते थे। उन्होंने बीरबल की तरह कपड़े पहने थे। उनके चलने का अंदाज, उनके बात करने का तरीका और यहां तक कि उनकी हंसी भी बिल्कुल बीरबल जैसी थी। इन 10 को दरबार में पेश किया गया। अकबर हैरान रह गए। उन 10 ने एक साथ झुककर सलाम किया। आदाब अर्ज है, जहां पनाह। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर असली बीरबल इनके बीच कहीं छिपा है तो मैं उसे कैसे पहचानूं? तभी उन्हें याद आया कि असली बीरबल तो आज शाम ही वापस आने वाले थे। अकबर ने एक चाल चली। उन्होंने असली बीरबल को गुप्त संदेश भिजवाया कि वे वेश बदल कर दरबार में आए और देखें कि क्या होता है। शाम हुई। दरबार खचाखच भरा था। उन 10 नकली बीरबल को एक कतार में खड़ा किया गया था। तभी एक साधारण सा सेवक हाथ में पानी का जग और तौलिया लेकर दरबार में दाखिल हुआ। वो सेवक कोई और नहीं बल्कि असली बीरबल थे, जो साधारण वेश में चुपचाप कोने में खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने सिंहासन से उठकर उन 10 लोगों की ओर देखा और बोले, तुम सब कहते हो कि तुम बीरबल हो, लेकिन बीरबल तो एक ही हो सकता है। आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। पहला पड़ाव, चापलूसी की परीक्षा। अकबर ने पहले नकली बीरबल से पूछा, बताओ इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है? उसने जवाब दिया, जहां पनाह, आपके मन में अपनी प्रजा की भलाई के विचार चल रहे हैं। दूसरे ने कहा, हुजूर, आप सोच रहे हैं कि मुगल सल्तनत की सीमाएं और कैसे बढ़ाई जाएं। इसी तरह 10 ने बड़ी बड़ी बातें की जो शहंशाह को खुश करने वाली थी। अकबर मुस्कुराए पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कोने में खड़े उस सेवक, असली बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। अकबर ने अब एक पेचीदा सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी 10 नकली बीरबल अपनी अपनी तैयारी करके आए थे। एक ने कहा, हाथी। दूसरे ने कहा, पहाड़। तीसरे ने कहा, आसमान। चौथे ने कहा, ईश्वर की माया। जब सबकी बारी खत्म हो गई, तब उस साधारण सेवक बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन इन सबका जवाब गलत है। दरबार में शोर मच गया। एक मामूली सेवक की इतनी मजाल। अकबर ने उसे बोलने का मौका दिया। सेवक बने बीरबल ने कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। जरूरत पड़ने पर इंसान गधे को भी बाप बनाता है, और जरूरत ही है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अकबर को चमक दिखाई दी।
लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। अकबर ने अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शुरू की। उन्होंने उन 10 नकली बीरबलों से कहा, मैंने सुना है कि असली बीरबल में एक अलौकिक शक्ति है। जब वो किसी को ध्यान से देखता है तो सामने वाले का झूठ उसके माथे पर चमकने लगता है। मैं आप 10 को एक कमरे में बंद करूंगा, जहां असली बीरबल जो अदृश्य होगा आप पर नजर रखेगा। 10 मिनट बाद जिसके माथे पर काला दाग दिखेगा वही झूठा होगा। 10 को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां कोई नहीं था, बस एक छिद्र से रोशनी आ रही थी। असली बीरबल सेवक के वेश में उस कमरे के बाहर एक छोटी सी खिड़की से देख रहे थे। अकबर ने घोषणा की, जो असली बीरबल होगा उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो नकली होगा उसके चेहरे पर अभी पसीना आने लगेगा और वो बार बार अपना माथा पोंछने की कोशिश करेगा। कमरे के अंदर सन्नाटा था। बीरबल ने एक खास तरह का इत्र कमरे में छिड़क दिया था, जिसकी खुशबू से मन विचलित होता था। तभी बीरबल ने बाहर से जोर से चिल्लाकर कहा, अरे वो देखो, 5वें नंबर वाले के माथे पर तो काला दाग उभर आया है। जैसे ही ये आवाज आई, उन 10 में से 9 लोगों ने तुरंत अपना माथा पोंछना शुरू कर दिया। वे डर गए कि कहीं सच में उनके माथे पर दाग न हो। लेकिन एक व्यक्ति जो सच में बहुत विद्वान था पर बीरबल नहीं था, शांत खड़ा रहा। अकबर कमरे में आए। उन्होंने देखा कि 9 लोग डर के मारे कांप रहे हैं और बार बार अपना चेहरा देख रहे हैं। अकबर ने कहा, तुम 9 तो नकली हो, क्योंकि तुम अपनी ही परछाई से डर गए, लेकिन ये 10वां व्यक्ति शांत है। क्या यही बीरबल है? तभी वो साधारण सेवक, असली बीरबल, ठाका मारकर हंसा और सामने आ गया। उसने अपनी नकली दाढ़ी और सेवक के कपड़े उतारे। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम यहां सेवक बनकर? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां अपना। असली बीरबल की पहचान भेड़ चाल से नहीं, बल्कि सत्य और धैर्य से होती है। इन 10 लोगों ने आपकी हां में हां मिलाई, चापलूसी की, फिर डर के मारे अपना माथा पोंछा। आत्मविश्वास की कमी। लेकिन असली बीरबल वो है जो न चापलूसी करे और न ही आधारहीन बातों से डरे। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने इन सबको चूना कैसे लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कमरे में कोई जादुई रोशनी नहीं डाली थी। मैंने बस मानव मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। जो अपराधी होता है उसका मन हमेशा सशंकित रहता है। जब मैंने दाग की बात कही तो जो नकली थे उन्हें लगा कि शायद उनकी पोल खुल गई। उन्होंने अपना माथा पोंछकर खुद ही साबित कर दिया कि वे दिखावा कर रहे थे। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर लोटपोट हो गए। उन 10 नकली बीरबलों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मुल्ला दोपियाजा का सिर शर्म से झुक गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें उनके वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं और हीरे जवाहरात भेंट किए। बीरबल ने जाते जाते चुटकी ली, जहां पनाह, शक्ल बीरबल जैसी बनाना आसान है, लेकिन अकल बीरबल जैसी लाना, उसके लिए कई जन्मों तक खिचड़ी पकानी पड़ती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बुद्धि का कोई विकल्प नहीं। वेशभूषा या नकल करने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। बुद्धिमत्ता अनुभव और विवेक से आती है। आत्मविश्वास की शक्ति, सत्य और आत्मविश्वास जिसके पास है वो किसी भी काल्पनिक डर या अफवाह से विचलित नहीं होता। चापलूसी बनाम सत्य। एक सच्चा सलाहकार जैसे बीरबल हमेशा कड़वा सच बोलता है, जबकि नकली लोग केवल वही बोलते हैं जो राजा सुनना चाहता है। धैर्य। कठिन परिस्थितियों में जो अपना धैर्य नहीं खोता। चींटी की बारात। जब बीरबल ने मांगा शाही खजाना। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का दरबार अपनी शान और बीरबल के चुटकुलों के लिए मशहूर था। एक दिन दोपहर का वक्त था। शहंशाह अकबर थोड़े ऊब रहे थे। दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन शहंशाह का मन कुछ नया और रोमांचक करने का था। तभी दरबार में मौजूद
कुछ ईर्ष्यालु दरबारी जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे, उन्होंने एक योजना बनाई। दरबारी मिर्जा मुराद ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपकी सल्तनत में हाथी, घोड़ों और ऊंटों की तो भव्य बारातें निकलती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने दुनिया के सबसे नन्हे जीव चिंटी की बारात देखी है? क्या मुगलिया शान इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि एक नन्ही चींटी की शादी भी शाही तरीके से संपन्न कराई जाए? अकबर को बात मजे की लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मिर्जा मुराद का सुझाव दिलचस्प है। क्या तुम हमारे साम्राज्य की ओर से एक चींटी की बारात का आयोजन कर सकते हो? ये बारात ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया याद रखे। बीरबल समझ गए कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है। चींटी की बारात निकालना नामुमकिन सा काम था, लेकिन बीरबल कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपना सिर झुकाया और बोले, हुजूर, ये तो बहुत नेक काम है। चींटियां भी खुदा की मखलूक रचना है, उनकी शादी शाही शान से ही होनी चाहिए। लेकिन क्या बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, चींटियां बहुत ही आत्मसम्मान वाली होती है। वे तभी शादी करेंगी जब उन्हें लगे कि इंतजाम उनकी हैसियत के नहीं बल्कि शहंशाह की हैसियत के मुताबिक है। इसके लिए मुझे पूरा शाही खजाना, 5000 मन चीनी, 2000 मन घी और दुनिया का सबसे महीन रेशम चाहिए होगा। साथ ही मुझे 2 महीने का समय चाहिए ताकि मैं चींटियों के राजा से बात कर सकूं और उन्हें दावत के लिए मना सकूं। दरबारी खुश हुए कि अब बीरबल शाही खजाना खर्च करेंगे और जब कुछ नहीं होगा तो पकड़े जाएंगे। अकबर ने तुरंत मंजूरी दे दी। अगले 2 महीनों तक बीरबल ने पूरे शहर में ये ढोल पिटवा दिया कि शहंशाह अकबर एक महान चींटी का विवाह रचा रहे हैं। बीरबल ने शाही खजाने से भारी रकम निकाली। उन्होंने शहर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान साफ करवाया। वहां हजारों कारीगरों को लगाया गया। लेकिन मजेदार बात यह थी कि बीरबल वहां बनवा क्या रहे थे। उन्होंने वहां छोटी छोटी लाखों मिट्टी की मटकियां रखवाई और उनमें चीनी और घी का मिश्रण भरवाया। उन्होंने दर्जियों को बुलाकर रेशम के लाखों छोटे छोटे टुकड़े कटवाए। अकबर बीच बीच में पूछते, बीरबल, काम कहां तक पहुंचा? बीरबल कहते, हुजूर, बात चल रही है। चींटियों का राजा थोड़ा नाराज है। वो कह रहा है कि बारात में कम से कम 10 करोड़ मेहमान आएंगे। उनके रुकने और खाने का इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। शाही खजाना थोड़ा कम पड़ रहा है और धन की आवश्यकता होगी। अकबर भी जिद पर अड़े थे। उन्होंने और धन दे दिया। 2 महीने पूरे हुए। अकबर, दरबारी और पूरी जनता आगरा के उस मैदान में जमा हुई जहां बारात निकलने वाली थी। पूरा मैदान चीनी की महक से महक रहा था। अकबर ने देखा कि मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शामियाना लगा है, लेकिन वहां कोई दूल्हा या दुल्हन नहीं है। अकबर ने झल्लाकर पूछा, बीरबल, कहाँ है बारात? कहाँ है चिंटी का राजा? हमें तो यहां सिर्फ चीनी के ढेर और मटकियां दिख रही है। बीरबल ने बड़े शांत भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, बारात रास्ते में ही है, लेकिन चींटियों के राजा का एक पैगाम अभी अभी आया है। बीरबल ने एक छोटा सा कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। शहंशाह हिंद अकबर को चींटियों के सुल्तान का सलाम। हम अपनी बारात लेकर सीमा तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ 10 करोड़ बाराती हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। चूंकि हम बहुत नन्हे हैं, इसलिए धूल और मिट्टी से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए आगरा की सीमा से लेकर शादी के मंडप तक पूरे रास्ते पर मखमली कालीन बिछाया जाए। और हां, रास्ते में जितने भी नाले या नदियां हैं, उन पर सोने के छोटे छोटे पुल बनाए जाएं, ताकि हमारे बाराती डूब न जाएं। अकबर ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? मीलों लंबे रास्ते पर मखमली कालीन बिछाना और सोने के नन्हे पुल बनाना,
इसमें तो सालों लग जाएंगे और सल्तनत का सारा धन खत्म हो जाएगा। बीरबल ने मासूमियत से कहा, हुजूर, अब बारात तो उनकी है, तो मर्जी भी उनकी चलेगी। अगर हम कालीन नहीं बिछा सकते तो वे बारात वापस ले जाएंगे, और अगर वे वापस गए तो आपकी तौहीन, अपमान होगी कि एक शहंशाह एक नन्ही चींटी की जिद पूरी नहीं कर सका। अब अकबर को समझ आया कि बीरबल ने उन्हें कैसी स्थिति में डाल दिया है। दरबारी जो बीरबल को फंसाना चाहते थे वे भी बगले झांकने लगे, क्योंकि कालीन बिछाने का काम उनके जिम्मे भी आ सकता था। तभी बीरबल ने एक और बात कही, जहांपना, एक और समस्या है। चींटियों के राजा ने कहा है कि उनके बाराती बहुत नजाकत वाले हैं। उन्हें डर है कि अगर बारात के दौरान बारिश हो गई तो वे सब बह जाएंगे। इसलिए उन्होंने मांग की है कि पूरे आगरा शहर के ऊपर एक रेशमी शामियाना तान दिया जाए, ताकि सूरज की धूप या बारिश की बूंद उन पर न पड़े। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वे समझ गए कि बीरबल ने उनकी और दरबारियों की मूर्खतापूर्ण फरमाइश का कैसा करारा जवाब दिया है। अकबर बोले, बीरबल, हम हार गए। एक चींटी की बारात निकालना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन तुमने जो शाही खजाना लिया उसका क्या हुआ? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, शाही खजाना सुरक्षित है। मैंने तो बस उसे डराने के लिए इस्तेमाल किया था। जो चीनी और घी मैंने मंगवाया था वो मैंने गरीब बस्तियों में बंटवा दिया, ताकि वे आपके नाम पर दुआएं दे। और जो रेशम लिया था उससे अनाथ बच्चों के कपड़े बनवा दिए। वास्तव में असली चींटी की बारात तो उन गरीबों के पेट की तृप्ति थी जो आपकी उदारता से संपन्न हुई। दरबारी शर्मिंदा होकर वहां से खिसक गए। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता और दयालुता से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को और भी कीमती पुरस्कार दिए और स्वीकार किया कि बुद्धि का प्रयोग केवल तर्क में ही नहीं बल्कि जन कल्याण में भी करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण मांगों का तार्किक अंत। यदि कोई आपसे असंभव या बेतुकी मांग करता है तो उसे सीधे मना करने के बजाय उसकी मांग को उन्हीं के तर्कों से असंभव सिद्ध कर दे। बुद्धि का सही उपयोग। बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई और विरोधियों को चुप कराया, बल्कि शाही धन का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए भी कर दिया। अहंकार का त्याग। कोई भी इंसान, चाहे वो शहंशाह ही क्यों न हो, प्रकृति के नियमों और छोटे जीवों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाजिर जवाबी। कठिन से कठिन स्थिति में भी अपनी मुस्कुराहट और दिमाग का संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। मुगल सल्तनत का दरबार अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन भव्यता के पीछे अक्सर ईर्ष्या की आग झुलकती रहती थी। दरबारी मुल्ला दो प्याजा, कुछ अन्य अमीर मंत्री बीरबल की बादशाह अकबर से नजदीकी देखरेख हमेशा जलते थे। वे हर वक्त इस ताक में रहते थे कि बीरबल को कैसे नीचे दिखाया जाए। एक शाम जब दरबार खत्म होने वाला था, मुल्ला दो प्याजा ने एक पुरानी किताब का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जहाँपना, मैंने सुना है कि पुराने जमाने में राजाओं के पास सफ़ेद कौवे हुआ करते थे जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाते थे। क्या यह सच है कि कुदरत ने केवल काले कौवे ही बनाए हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सफ़ेद कौवा हमने तो कभी नहीं देखा, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? मुल्ला ने झट से कहा, हुजूर, हमने तो बस किताबों में पढ़ा है, लेकिन अगर आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल करना नामुमकिन नहीं। क्यों ना बीरबल को एक सफ़ेद कौवा ढूंढने के काम पर लगाया जाए। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए एक सफ़ेद कौवा ला सकते हो? हम इसे अपने शाही बाग में रखना चाहते हैं। बीरबल समझ गए कि यह उन दरबारियों की एक नई चाल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपना, कौवा मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे बस ढूंढने के लिए 1 महीने का समय और 5000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, क्योंकि इसे खोजने के लिए मुझे दूर दराज के जंगल और हिमालयों में की ओर कंदराओं में संदेश भाग भेजने होंगे। अकबर ने तुरंत खजाने से धन और समय की अनुमति दे दी।
दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि दुनिया में सफेद कौवा होता ही नहीं है, इसलिए बीरबल खाली हाथ लौटेंगे और बादशाह का गुस्सा उन पर बरसेगा। अगले 28 दिनों तक बीरबल ने कुछ नहीं किया। उन्होंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं अपने घर की मरम्मत और गरीबों की मदद में खर्च कर दी। वे रोज शाम को यमुना किनारे टहलते और ठंडी हवा का आनंद लेते। 29वां दिन आया तो बीरबल ने एक साधारण सफेद कबूतर पकड़ा और उसे विशेष तरीके से तैयार किया गया। उन्होंने एक मूर्ति से कहकर लकड़ी का एक ऐसा पिंजरा बनवाया जो दिखने में बहुत प्राचीन और जादुई लगता था। उधर दरबार में चर्चा शुरू हो गई। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहे, लगता है वे हार मानकर शहर छोड़ भागे। 30वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में एक बड़ा सा मखमली कपड़े से ढका हुआ पिंजरा था। दरबार में भारी भीड़ थी। अकबर ने अपने सिंहासन पर उत्सुकता से बैठे थे। बीरबल ने कहा, जहाँ पना आपकी किस्मत बुलंद है। बड़ी मशक्कत से बाद हिमालय के एक गुप्त गुफा से मुझे यहाँ दुर्लभ सफेद कौवा मिल गया है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, जल्दी करो बीरबल, इसका पर्दा हटाओ। जैसे ही बीरबल ने पर्दा हटाया, अंदर एक दूध जैसा सफेद पक्षी बैठा था। उसकी चोंच और पंख बिल्कुल कौवे जैसे लग रहे थे। बीरबल ने उसे बड़ी सफाई से तराशा। पूरा दरबार दंग रह गया। मुल्ला दो प्याजा की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर ने गौर से देखा और कहा, अद्भुत, यहाँ तो वाकई सफेद है, लेकिन बीरबल यह बोल क्यों नहीं रहा? कौवा तो काऊ काऊ करता है। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहाँ पना यही तो इसकी खासियत है। यह कोई साधारण कौवा नहीं है, यह दिव्य सफेद कौवा है। यह केवल तभी बोलता है जब कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो और जिसे अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, क्योंकि यह पक्षी हिमालय के ऋषियों के पास रहता था, इसलिए इसमें यह शक्ति आ गई है। अगर कोई भी दरबारी जिसने कभी झूठ बोला हो इसके पास जाएगा तो यह कौवा तुरंत मर जाएगा, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उस दरबारी पर काले कौवे का श्राप लग जाएगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पिंजरे के पास जाकर उसकी आंखें जांच करे। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा और कहा, मुल्ला जी, आप ही ने तो इसकी फरमाइश की थी, जाइए इसके दर्शन कीजिए और इसकी फरमाइश आवाज़ सुनिए। मुल्ला के पसीने छूटने लगे। उन्हें पता था कि उन्होंने जीवन भर कितनी राजनीति और झूठ का सहारा लिया है। उन्होंने कांपते हुए कहा, नहीं जहाँपना, मैं आज सुबह स्नान करना भूल गया हूँ। मैं अभी अपवित्र हूँ। मैं इस दिव्य पक्षी के पास नहीं जा सकता। एक एक करके सभी दरबारियों ने कोई न कोई बहाना बना लिया। कोई कहने लगा उसे जुकाम है, तो कोई कहने लगा कि वह इस दिव्य पक्षी के तेज को सहने के लायक नहीं है। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते, तुम ही इसके पास जाओ और इसे बुलाओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे जहाँपना, मैं तो केवल एक तुच्छ सेवक हूँ। मैंने इस कौवे को वचन दिया है कि इसकी आवाज़ केवल इस सल्तनत का सबसे महान राजा ही सुन सकता है। क्या आप इसके पास जाना चाहेंगे? अकबर हंस पड़े। वे बीरबल की चतुराई को भाप चुके थे। उन्होंने धीरे से बीरबल के कान में कहा, बीरबल, सच बताओ, क्या यह वाकई सफ़ेद कौवा है या तुमने किसी सफ़ेद पक्षी को कौवा बना दिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, जहाँपना, जब फरमाइश काल्पनिक है तो उसका जवाब भी चमत्कार ही होना चाहिए। कुदरत ने कौवे को काला बनाया है और कबूतर को सफ़ेद। अगर कोई कौवा सफ़ेद देखना चाहता है तो उसे अपनी आंखों पर झूठ का चश्मा चढ़ाना ही होगा। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर देखा जो शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने वाकई वह ढूंढ निकाला जो नामुमकिन था। उन्होंने हमें दिखा दिया कि सफ़ेद कौवा क्या होता है। वह है बुद्धि की सफ़ेदी। बीरबल को इनाम में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई। मुल्ला दो प्याजा को एक बार अपनी हार फिर माननी पड़ी। अगर कोई आपसे नामुमकिन चीज़ की मांग करता है तो उसे तर्क और बुद्धि से
ऐसा दबाव दे कि वह खुद अपने जाल में फंस जाए। बीरबल को पता था कि सत्य क्या है, लेकिन उन्होंने दरबारियों के डर और अंधविश्वास का इस्तेमाल नहीं उन्हीं के खिलाफ किया। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद अपनी बनाई गई शर्तों में उलझ जाते हैं। दरबारियों की ईर्ष्या ने उन्हें बीरबल के दिव्य पक्षी वाले तर्क का सामना करने के लायक नहीं छोड़ा। शिक्षा। बीरबल ने सिखाया कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। उन्होंने न केवल अपनी जान और इज्जत बचाई, बल्कि बादशाह का मनोरंजन भी किया और दुश्मनों को सबक भी सिखाया। दुनिया में सफेद कौवे नहीं होते, लेकिन सफेद झूठ बोलने वाले बहुत हैं। बीरबल ने एक झूठ को पकड़ने के लिए बोलने वाली मछली। बीरबल ने जब मछली के पेट से भविष्यवाणी करवाकर सबको चौंका दिया। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में एक दिन दिल्ली के दरबार में ईरान से आए एक व्यापारी का आगमन हुआ। उसका नाम मिर्जा इब्राहिम था। इब्राहिम अपने साथ दुर्लभ और अनमोल चीजें लाया था, लेकिन जो चीज सबसे अनोखी थी वो था एक बड़ा सा पारदर्शी कांच का बर्तन, जिसके भीतर एक सुनहरे और नीले रंग की बहुत ही खूबसूरत मछली तैर रही थी। उस मछली की आंखें लाल माणिक की तरह चमक रही थी और उसके पंख किसी रेशमी दुपट्टे की तरह पानी में लहरा रहे थे। इब्राहिम ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण मछली नहीं है। ये फारस की खाड़ी की मुकद्दस माही, पवित्र मछली है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सदियों में एक बार अपनी खामोशी तोड़ती है और केवल उसी के सामने बोलती है जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बादशाह अकबर ने बड़े अचरज से पूछा, मिर्जा, क्या मछली भी कभी बोलती है? हमने तो आज तक नहीं सुना। इब्राहिम ने चालाकी से कहा, हुजूर, ये केवल बोलती ही नहीं बल्कि भविष्य भी बताती है, लेकिन शर्त यह है कि इसे बुलवाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अकबर ने अपनी आदत के अनुसार बीरबल की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, मुल्ला दोपियाजा ने बीच में टोक दिया। मुल्ला को बीरबल से हमेशा जलन रहती थी। उसने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यह सबसे अच्छा मौका है। मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, हमारे बीरबल साहब तो अक्ल के देवता माने जाते हैं, क्यों न इन्हें ये काम सौंपा जाए? अगर ये मछली बीरबल के सामने भी नहीं बोली तो इसका मतलब होगा कि या तो ये मछली झूठी है या बीरबल साहब की अक्ल में कोई कमी है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस मछली से बुलवा सकते हो? हम चाहते हैं कि ये मछली हमारे मुगल साम्राज्य के भविष्य के बारे में कुछ बताए। बीरबल समझ गए कि ये एक झांसा है, मछली कभी बोल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मछली से जरूर बुलवाऊंगा, लेकिन मुझे 7 दिनों का समय चाहिए और इस मछली को मेरे महल के एक शांत कमरे में रखना होगा जहां कोई और ना आ सके। अगले 7 दिनों तक बीरबल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लोग सोच रहे थे कि बीरबल कोई जादू सीख रहे हैं, लेकिन बीरबल कुछ और ही कर रहे थे। उन्होंने शहर के सबसे कुशल नट, वेंट्रोलक्विस्ट, आवाज बदलने वाला कलाकार और एक ऐसे कारीगर को बुलाया जो कांच के काम में माहिर था। बीरबल ने उस कांच के बर्तन में एक बहुत ही महीन, बाल जैसी पतली तांबे की नली लगवाई, जो पानी के भीतर छिपी हुई थी और बाहर एक पर्दे के पीछे जाती थी। उस नली के दूसरे सिरे पर एक आवाज को गूंजने वाला यंत्र, एकूस्टिक डिवाइस, लगा था। इसके साथ ही बीरबल ने इन 7 दिनों में दरबार के उन भ्रष्ट मंत्रियों की गुप्त जानकारी इकट्ठा की जो जनता का पैसा खा रहे थे और खजाने में हेराफेरी कर रहे थे। 7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने को बेताब था कि क्या मछली वाकई बोलेगी। बीचों बीच वो सुनहरा बर्तन रखा था जिसमें वो सुंदर मछली तैर रही थी। कमरे में रोशनी कम रखी गई थी और चारों ओर सुगंधित धूप जलाई गई थी ताकि एक दिव्य माहौल बन सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तैयारी पूरी है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ जहांपनाह।
मछली ने अपनी खामोशी तोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मछली ने कहा है कि जब वो भविष्य बताएगी तो कमरे में केवल वही लोग सच सुन पाएंगे जिनका दिल साफ है। जो लोग बेईमान हैं या जिन्होंने बादशाह से गद्दारी की है, उन्हें मछली की आवाज केवल पानी के बुलबुलों जैसी सुनाई देगी। ये सुनते ही कई दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। मुल्ला दोपियाजा के पसीने छूटने लगे। बीरबल ने मछली के बर्तन के पास जाकर कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया और मछली के ऊपर अपना हाथ फेरा। अचानक मछली तेजी से तैरने लगी और पानी में बुलबुले उठने लगे। तभी पूरे कमरे में एक गूंजती हुई, भारी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सीधे उस बर्तन से आती हुई महसूस हो रही थी। मछली की आवाज बोली, ए हिंदुस्तान के शहंशाह, सावधान हो जा। तेरे तख्त के चारों ओर दीमक लग रही है। तेरे कुछ करीबी लोग खजाने का सोना अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। आने वाले 30 दिनों में एक बड़ा संकट आएगा, लेकिन उसे वही टाल पाएगा जो आज अपनी गलती मान लेगा। आवाज फिर से गूंजी। पहला चोर वो है जिसके घर के पीछे वाले कमरे में 5 संदूक मोहरों से भरे हैं, जो उसने अवाम के टैक्स से चुराए हैं। दूसरा वह है जो विदेशी दुश्मनों को गुप्त खबरें भेजता है। दरबार में मौत जैसी शांति छा गई। मछली की आवाज रुक गई। अकबर हैरान और गुस्से में थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। मछली की चेतावनी इतनी सटीक थी कि 3-4 दरबारी थर-थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि मछली दिव्य है और वह उनके सारे राज जानती है। अकबर ने चिल्लाकर कहा, कौन है वे गद्दार? अगर मछली ने सच कहा है तो वे अभी सामने आए, वरना हम सबका घर तलाशी लेंगे। डर के मारे 2 मंत्रियों और एक खजांची, ट्रेजरर, ने घुटने टेक दिए। उन्होंने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उन्होंने वाकई भ्रष्टाचार किया था। उन्हें लगा कि अगर वे अभी नहीं बोले तो जादुई मछली उनके नाम भी पुकार देगी। अकबर ने तुरंत उन्हें कैद करने का आदेश दिया। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। जब दरबार खाली हो गया और केवल अकबर और बीरबल बचे, तो अकबर ने मछली को गौर से देखा। मछली अभी भी खामोश तैर रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम कोई जादूगर नहीं हो। मुझे सच बताओ, ये मछली कैसे बोली और इसे हमारे राज्य के भ्रष्टाचार के बारे में कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और पर्दे के पीछे से उस छोटे कद के नट कलाकार को बाहर बुलाया। बीरबल ने वो छिपी हुई पतली नली भी दिखाई। बीरबल ने कहा, जहांपना, मछली कभी नहीं बोलती। वो तो ईश्वर की मूक रचना है, लेकिन अपराधी का डर बोलता है। मैंने बस उस नली के जरिए आवाज को बर्तन तक पहुंचाया। अकबर ने पूछा, लेकिन वो भविष्यवाणी, वो तो सच निकली। बीरबल ने कहा, हुजूर, वो भविष्यवाणी नहीं, मेरी जासूसी थी। मुझे पता था कि कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। मैंने मछली का सहारा लेकर उनके मन में डर पैदा किया। उन्होंने सोचा कि मछली दिव्य है और सब जानती है, इसलिए उन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। असल में ये मछली नहीं, उनका गुनाह बोल रहा था। बादशाह अकबर बीरबल की इस गहरी मनोवैज्ञानिक चाल को देखकर दंग रह गए। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि सल्तनत की एक बड़ी गंदगी को भी साफ कर दिया। ईरानी सौदागर मिर्जा इब्राहिम भी हैरान था। उसने स्वीकार किया कि उसने ये मछली केवल पैसे कमाने और झांसा देने के लिए बेची थी, लेकिन बीरबल ने उसे एक न्याय का यंत्र बना दिया। अकबर ने बीरबल को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। एक, डर का मनोविज्ञान। अपराधी का मन हमेशा डरा हुआ होता है। अगर सही तरीके से चोट की जाए
तो अपराधी खुद ही अपना राज उगल देता है। 2. अंधविश्वास बनाम बुद्धि। दुनिया में कोई भी चमत्कार अक्ल से बड़ा नहीं है। जिसे लोग जादू समझते हैं वो अक्सर बुद्धिमानी और विज्ञान का मेल होता है। 3. सत्य की विजय। आप झूठ बोलकर या चोरी करके कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन सत्य किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 4. बीरबल का सिद्धांत। समस्या को सुलझाने के लिए कभी कभी सीधे रास्ते के बजाय मनोवैज्ञानिक घेराबंदी, साइकोलॉजिकल ट्रैप ज्यादा कारगर होती है। जाते जाते बीरबल ने मुल्ला दोपियाजा से पूछा, मुल्ला साहब, बिना धूप की परछाई। जब बीरबल को रात के अंधेरे में परछाई पकड़ने का काम मिला। मुगलिया सल्तनत की राजधानी दिल्ली में उस दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। लाल किले के झरोखों में मशालें जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भी उस काली रात के सन्नाटे को पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। शहंशाह अकबर अपने खास कमरे में बैठे थे। उनके पास बीरबल और उनके कुछ दरबारी बैठे थे। अकबर अक्सर रातों को गहरे दार्शनिक विचारों में खो जाते थे। उस रात उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बीरबल, देखो ये अंधेरा, ये कितना शक्तिशाली है। इसने हर चीज को निगल लिया है, यहां तक कि इंसान की अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ गई है। तभी दरबार में मौजूद बीरबल के प्रतिद्वंदी मिर्जा चगताई को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। मिर्जा को बीरबल की हाजिर जवाबी से हमेशा चिढ़ रहती थी। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, परछाई तो सूरज की मोहताज है। बिना धूप के परछाई का कोई वजूद नहीं होता। अगर कोई ये दावा करे कि वह रात के अंधेरे में परछाई दिखा सकता है या उसे पकड़ सकता है, तो वो केवल जादूगर या मूर्ख ही हो सकता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मिर्जा की बात में तर्क है। विज्ञान कहता है कि रोशनी के बिना परछाई नहीं बन सकती, लेकिन क्या तुम्हारी अक्ल इस चुनौती को स्वीकार कर सकती है? क्या तुम रात के घने अंधेरे में बिना सूरज की एक भी किरण के हमें परछाई दिखा सकते हो और उसे कैद करके हमारे सामने ला सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वे जानते थे कि मिर्जा ने उन्हें फंसाने के लिए ये जाल बुना है। उन्होंने शांति से कहा, जहां पनाह, परछाई केवल रोशनी का खेल नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व का प्रमाण है। अगर इंसान है तो उसकी परछाई भी है, चाहे वो दिखे या न दिखे। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मुझे केवल 3 दिन की मोहलत और एक छोटा सा खर्च चाहिए। अकबर ने कहा, मंजूर है, लेकिन याद रहे, अगर 3 दिन बाद तुम खाली हाथ आए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने यह मानना होगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता की भी एक सीमा है। मिर्जा चगताई मन ही मन प्रसन्न था। उसने सोचा, अंधेरे में परछाई पकड़ना नामुमकिन है। सूरज के बिना परछाई कैसे बनेगी और बीरबल उसे पकड़कर कैसे लाएगा? इस बार तो बीरबल की हार निश्चित है। अगले 2 दिनों तक बीरबल महल से गायब रहे। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन आईनासाज, शीशा बनाने वाले और नक्काशाकार को बुलाया। बीरबल ने उन्हें एक बहुत ही विशेष काम सौंपा। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक बनवाया जिसके अंदरूनी हिस्सों में काले मखमल का कपड़ा लगाया गया था, लेकिन उस संदूक की खासियत उसका ढक्कन था। ढक्कन के अंदर एक ऐसा दर्पण लगाया गया था जिसे एक खास कोण, एंगल पर मोड़ा गया था। इसके अलावा बीरबल ने बाजार से कुछ खास किस्म के रसायन और फास्फोरस जैसा पदार्थ इकट्ठा किया जो अंधेरे में हल्की चमक पैदा करता था। उन्होंने अपने घर के एक बंद कमरे में कई प्रयोग किए। बीरबल जानते थे कि उन्हें केवल परछाई नहीं दिखानी है, बल्कि अकबर को एक ऐसा एहसास देना है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। तीसरे दिन की शाम आई। पूरा दरबार उत्सुकता से भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल एक बड़ा सा संदूक लेकर हाजिर हुए।
जिसे एक काले रेशमी कपड़े से ढका गया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम रात की परछाई पकड़ लाए हो? बाहर तो अभी सूरज ढल ही रहा है, हमें तो अंधेरे वाली परछाई चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपना, इस संदूक के भीतर मैंने उस परछाई को कैद किया है जो केवल पूर्ण अंधकार में निवास करती है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें दरबार की सारी मशालें बुझानी होंगी और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डालने होंगे। मिर्जा चगताई हंसते हुए बोला, बीरबल, अगर रोशनी बुझ जाएगी तो हम देखेंगे कैसे? ये तो सरासर धोखाधड़ी है। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मिर्जा साहब, धैर्य रखिए, आंखों से तो सब देखते हैं, आज हम अक्ल की आंखों से देखेंगे। अकबर के आदेश पर दरबार की सारी मशालें बुझा दी गई। पूरा हॉल स्याह अंधेरे में डूब गया। कोई अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बीरबल ने अंधेरे में ही संदूक का ढक्कन खोला। अचानक संदूक के भीतर से एक मध्यम नीली और रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी कम थी कि उससे कमरा रोशन नहीं हो रहा था, लेकिन वो संदूक के मुंह पर एक धुंध जैसा घेरा बना रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, कृपया इस संदूक के पास आए और अपनी हथेली को इस संदूक के ऊपर रखें। अकबर संदूक के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली संदूक के ऊपर रखी, संदूक के भीतर के दर्पण और बीरबल द्वारा लगाए गए चमकीले लेप के कारण अकबर की हथेली की एक स्पष्ट काली परछाई संदूक की पिछली दीवार पर दिखाई देने लगी। अकबर हैरान रह गए। बाहर सूरज नहीं था, कमरे में मशाल नहीं थी, फिर भी वो परछाई वहां मौजूद थी। वो परछाई हिल रही थी जैसे जैसे अकबर अपना हाथ हिला रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये बिना धूप की परछाई, ये उस भीतरी प्रकाश से बनी है जो हर इंसान के भीतर होता है और जिसे मैंने इस संदूक में रसायनों की मदद से कैद किया है। मिर्जा चगताई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अंधेरे में ही चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुमने परछाई दिखा तो दी, पर तुमने वादा किया था कि तुम इसे पकड़ कर दिखाओगे। परछाई को तो मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। बीरबल ने धीमे से कहा, मिर्जा साहब, जरा संदूक के पास आए। जैसे ही मिर्जा संदूक के पास आया, बीरबल ने एक झटके में संदूक का एक गुप्त खाना खींचा। उस खाने में एक सफेद पारभासी ट्रांसलूसेंट मोम का टुकड़ा था, जिस पर अकबर के हाथ की परछाई अभी भी अंकित दिखाई दे रही थी। दरअसल बीरबल ने संदूक के भीतर एक हल्की जलती हुई मोमबत्ती और एक पारदर्शी सांचा इस्तेमाल किया था, जिससे वो अक्स थोड़ी देर के लिए ठहर गया था। बीरबल ने मशाले जलाने का आदेश दिया। जब रोशनी हुई तो सबके सामने वो मोम का टुकड़ा था, जिस पर एक काले रंग की आकृति बनी हुई थी, जो हुबहू अकबर के हाथ जैसी थी। अकबर चकित थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? क्या ये कोई जादू है? बीरबल ने सर झुकाकर कहा, नहीं जहांपना, ये न जादू है न चमत्कार, ये केवल तर्क और विज्ञान है। मिर्जा साहब ने कहा था कि बिना धूप के परछाई नहीं होती। मैंने बस ये साबित किया कि प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक जुगनू हो, एक रसायन हो या इंसान की अपनी बुद्धि। और रही बात परछाई पकड़ने की, तो जहांपना, जिसे हम पकड़ना कहते हैं, वो असल में किसी चीज की छवि, इमेज को रोक लेना है। मैंने आपकी परछाई की छवि को इस मोम पर रोक लिया। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, असल परछाई तो अंधेरा खुद है। जब हम रोशनी बुझाते हैं तो पूरा संसार ही एक विशाल परछाई बन जाता है। मैंने बस उस विशाल परछाई का एक छोटा सा टुकड़ा इस संदूक में कैद कर लिया था। अकबर बीरबल की इस वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या से बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने न केवल नामुमकिन काम को मुमकिन किया,
बल्कि दरबारियों को एक महान पाठ भी पढ़ाया। अकबर ने मिर्जा चगताई की ओर देखा, जो शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। अकबर ने कहा, मिर्जा, परछाई सूरज की मोहताज हो सकती है, लेकिन बीरबल की बुद्धि किसी की मोहताज नहीं है। उसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ली और उस रोशनी से परछाई पैदा कर दी। शहंशाह ने बीरबल को अपने गले से निकाला हुआ बेशकीमती नवरत्न हार भेंट किया और उन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। एक ज्ञान ही प्रकाश है। जैसे बीरबल ने अंधेरे कमरे में अपनी अक्ल से रोशनी पैदा की, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकता है। 2 दृष्टिकोण का अंतर। जहां दरबारी समस्या को असंभव मान रहे थे, बीरबल ने उसे एक अवसर की तरह देखा। 3 तर्क की शक्ति। कोई भी काम तब तक नामुमकिन लगता है जब तक उसे सुलझाने के लिए सही तर्क और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का उपयोग न किया जाए। 4 विज्ञान और कल्पना। बीरबल ने दिखाया कि विज्ञान के सिद्धांतों को यदि कल्पना के साथ जोड़ा जाए तो चमत्कार पैदा किए जा सकते हैं। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल ने मिर्जा चगताई के पास जाकर धीरे से कहा, मिर्जा साहब, अगली बार